हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शुरू किया था अपना राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान क्या है। उसके अर्थ को हमने भली भांति समझ लिया था, क्योंकि राजनेताओं के जो विचार थे परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण दो भागों में बांटे गए थे। उसमें हमने शुरू कर लिया था परंपरागत दृष्टिकोण, और परंपरागत दृष्टिकोण को भी तीन विचारों में बांटा जा सकता है कि कुछ राजनेताओं का मानना था कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है, कुछ राजनेताओं का मानना था कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, और कुछ राजनेताओं का मानना था कि राजनीति विज्ञान न केवल राज्य का न केवल सरकार का बल्कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इसके बाद में भी कुछ कमियां पाई गई, और वो कमी थी कि इन्होंने मानवीय पक्ष की पूर्णतः अवहेलना की थी और राजनीति विज्ञान को केवल एक राजनीतिक संस्था ही मान लिया था, जिसमें राज्य और सरकार नामक चीजों का ही अध्ययन बताया गया था। उसके बाद में हमने न्याय संगत परिभाषा में इस चीज को बेहतर रूप से समझ लिया कि राजनीति विज्ञान क्या है। उस प्रकार से हम उस परंपरागत दृष्टिकोण का समापन कर चुके हैं, और उस परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार ही आज जो हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक, वो है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण। कि हमारा विषय जो है राजनीति विज्ञान, वो अन्य समाज विज्ञानों से इतना अधिक घुला मिला है कि उसके क्षेत्र का विभाजन करना राजनेताओं के लिए एक मुश्किल चुनौती थी कि किस प्रकार से इसे अलग विषय के रूप में विभाजित किया जाए। क्योंकि राजनीति विषय जब भी कभी किसी के भी समक्ष आता है तो उसमें धर्म, नैतिकता, नियम, कानून, अर्थ, ये सारी बातें या सामाजिक जो बंधन होते हैं हमारे, वो सारी की सारी बातें राजनीति में जुड़ जाती हैं और मानव स्वभाव भी उसमें जुड़ जाता है। तो उस कार्य को परिष्कृत करना या अलग अलग करना, विभाजित करना एक मुश्किल चुनौती है। कि जैसे हम पूरे मानव जो हमारा है, मानव का पूरा जीवन इस मस्तिष्क के अंदर ही, मस्तिष्क में ही पाया जाता है, कि वो मस्तिष्क ही है जो हमसे अच्छे बुरे बेहतर से बेहतर कार्य करवाता है। तो जो दिमाग है हमारा, तो क्या हम उसको विभाजित कर सकते हैं कि इतना इतना दिमाग तो सामाजिक है, इतना इतना परसेंटेज राजनीतिक है, इतना परसेंटेज हमारा धार्मिक है? तो हम उसका विभाजन नहीं कर सकते। वो सारे के सारे आवेग और संवेग हमारे मन मस्तिष्क में लगातार आते और जाते रहते हैं। तो यही चुनौती परंपरागत दृष्टिकोण के राजनेताओं के समक्ष भी थी, लेकिन उन्होंने कुछ अपने दृष्टिकोण को कंट्रोल करके, सेंट्रलाइज करके सन 1948 में यूनेस्को ने UNESCO, यूनेस्को क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन है। इसने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार कुछ विभाजन किया राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को लेकर, और वो विभाजन इस प्रकार से किया। इस विभाजन को 4 भागों में बांटा गया था, और विभाजन का पहला था भाग कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। कि जब हम इसको विज्ञान का नाम दे रहे हैं तो विज्ञान का अर्थ होता है कुछ सिद्धांत, और ऐसे सिद्धांत कि जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो जैसे हम मैथमेटिक्स के सिद्धांत की बात करें, हम साइंस की जो भी सिद्धांतों की बात करते हैं, तो वैसे ही सिद्धांत राजनीति विज्ञान में भी होने चाहिए, जिससे ये जो शब्द जोड़ा गया है विज्ञान राजनीति के पीछे, वो बना रहे। तो राजनेताओं ने पहला भाग उसी को माना कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को निश्चित किया जाए। दूसरा पॉइंट जब आता है तो वो है राजनीतिक संस्थाएं। जैसा हमने पढ़ा कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्थाएं मुख्य भूमिका में रहती हैं,
और वो मुख्य भूमिका किसकी है? जैसे राज्य की है, सरकार की है, और जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, यानी जो पद सोपान राजनीति विज्ञान में दिया जाता है सरकार का, उसके साथ साथ शक्तियां जुड़ी होती हैं और उन शक्तियों के साथ ही अलग अलग विभागों का विभाजन भी होता है। ये समस्त संस्थाएं, ये समस्त शक्तियां राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत आती है, चाहे वो क्षेत्र चुनाव का रहा हो, चाहे से वो क्षेत्र निर्वाचन का रहा हो, चाहे से वो कार्यविधि का रहा हो, तो वो बहुत विस्तृत और व्यापक क्षेत्र बन जाता है। लेकिन हम यदि उसको थोड़ा सेंट्रलाइज करके कोई शब्द महसूस करते हैं तो वो शब्द है राजनीतिक संस्थाएं, कि सारी चीजें राजनीतिक संस्थाएं में मौजूद होती हैं। अगला जो भाग है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का, वो है राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत। ये तीनों भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। जैसे जब हम सरकार की कल्पना करते हैं तो उसमें राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, कि कौन सा राजनीतिक दल अधिक प्रभुत्वशाली और अधिक प्रभावशाली है, जो शासन संबंधों को और शासक और शासित के जो संबंध हैं उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकता है। तो वो आ जाता है राजनीतिक दल में। तो जैसे वर्तमान को हम लेते हैं तो वर्तमान में जो आप मुख्य राजनीतिक दलों को जानते हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, और बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय दल भी हैं। तो उन दलों की जब हम बात करते हैं तो वो सारे दल राजनीतिक दलों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है दबाव समूह। तो दबाव समूह भी हमने पढ़ा है कि दबाव समूह क्या होता है। एक एलीट ग्रुप होता है, यानी कि ऐसे प्रभावशाली और शक्तिशाली और धनिक इन लोगों का जो वर्ग होता है उससे दबाव समूह के अंदर महसूस किया जाता है। और ये दबाव समूह के लोग राजनीति विज्ञान में प्रत्यक्ष भूमिका में नहीं रहते। जैसे राजनीतिक दल का तो मुख्य कार्य होता है कि सरकार या सत्ता को प्राप्त करना, लेकिन दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि सत्ता के निर्णय को अपने स्वार्थ सिद्धि के अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता इनमें होती है। कि दबाव समूह के व्यक्ति जो भी होते हैं, ये दबाव समूह संघ के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। जैसे हम छोटी सी बात करें कि जैसे हमारे कोई व्यापारी संघ है, कोई जो भी प्रोफेशन के हिसाब से होता है, जैसे सुनारों का संघ है और कपड़ा उद्योग का संघ है, प्रोविजन का जो संघ है, इस प्रकार के जो व्यापारी संघ होते हैं वो दबाव समूह का कार्य करते हैं। और जब भी कभी कोई इनसे रिलेट कानून बनता है और यदि उन कानूनों को पारित होने से पूर्व इन्हें ज्ञात हो जाता है कि ये इस प्रकार का कानून आने वाला है और उस कानून में हमें ये नुकसान होने वाला है, यदि इस कानून को इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो हमें कुछ ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। तो ये दबाव समूह बाहर से अप्रत्यक्ष भूमिका में रहकर सरकार के उच्च पदाधिकारियों को की मन मस्तिष्क पर दबाव डालते हैं और वो दबाव डालकर अपने नियमों के अनुसार उसे परिवर्तित कराने की कोशिश करते हैं। कभी ये कोशिशें सफल हो जाती हैं तो कभी कभी ये कोशिशें नाकाम भी साबित होती हैं। तो दबाव समूह का मुख्य कार्य सत्ता स्थापित करना नहीं है, सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उन सरकारी पदाधिकारियों से अपनी इच्छा के अनुसार नियमों में परिवर्तन करने का होता है। इन दोनों के बाद एक बड़ी चीज है लोकमत। और लोकमत का अर्थ होता है उस राज्य में रहने वाली सामान्य जनता। तो सामान्य जनता क्या चाहती है, जनता का मत क्या है। किसी राजनीतिक दल विशेष की बात हो रही है, कुछ व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। दबाव समूह की बात करते हैं तब भी कोई व्यक्ति विशेष का समूह की बात हो रही है, लेकिन लोकमत एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि सामान्य जन की बात होती है।
तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में लोक मत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में रहता है कि जनता क्या चाहती है, और जनता का जो निर्णय होता है वही सर्वोपरि होता है, क्योंकि जनता संख्या में ज्यादा है, दबाव समूह की संख्या कम है, राजनीतिक दल की संख्या कम है, लेकिन जनता जो उस राज्य में निवास करती है उसकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अंतिम प्रभुसत्ता शक्ति जनता के हाथों में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे भाग की, जो यूनेस्को के द्वारा क्षेत्र में बताया गया, और वो है अंतरराष्ट्रीय संबंध। कि एक राष्ट्र अपनी प्रगति के लिए दूसरे राष्ट्र से सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक संबंधों को स्थापित करता है। तो ये संबंध जितने प्रगाढ़ होंगे उतनी ही क्या होगी, प्रगति होगी। ऐसा माना जाता है कि जब जब दो राष्ट्रों के संबंध बेहतर हुए हैं तो दोनों ही राष्ट्रों की प्रगति भी बेहतर हुई है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ही प्रगाढ़ता लाने की आवश्यकता है, जिससे उनके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और वो प्रगति के क्षेत्र में कहीं आगे निकल जाएंगे। और जब जब यदि मित्रों की संख्या में कमी आई है, कोई राष्ट्र अलग थलग हो चुका है, यानी अलग थलग होने का अर्थ यही है कि अपनी क्षमताओं का विकास नहीं करना और अपनी प्रगति को पीछे की ओर धकेलने में स्वयं अपनी मदद करना। इसका छोटा रूप यदि हम देखते हैं तो जिस प्रकार से एक मनुष्य अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, उसी प्रकार से एक राज्य भी स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। और इसी को व्रत रूप में देखते हैं कि एक राष्ट्र भी स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसे कहीं ना कहीं दूसरे राष्ट्र पर निर्भर रहना ही होता है। और ये अन्योन आश्रिता जो है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अन्योन आश्रित रहता है, और वही है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक प्रगाढ़ता। कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेहतर है तो वो विश्व में अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। तो इस तरीके से यूनेस्को ने 1948 में जो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, उनमें धीरे धीरे कमियां नजर आने लगी। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और भी अधिक फैलाव लिए हुए है, और उसी फैलाव को बाद में न्याय संगत परंपरागत क्षेत्रों का विभाजन किया गया, जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण के काफी करीब पाते हैं। कि राजनीति विज्ञान में इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं जो उसके क्षेत्र में शामिल होनी चाहिए। तो यदि हम न्याय संगत परंपरागत क्षेत्रों के विभाजन की बात करते हैं तो उसमें 6 पॉइंट है, लेकिन आज हम केवल 3 पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। और वो 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट है मानव का राजनीतिक जीवन। कि मानव जीवन, हम सबको एक याद है बात, एक वाक्य से हम परिचित हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका अर्थ क्या है कि मनुष्य समाज में रहता है और समाज में ही उसकी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हमारा जो क्षेत्र है वो मनुष्य का समग्र अध्ययन नहीं है, हम केवल मानव के राजनीतिक जीवन को ही अध्ययन करते हैं। हम उससे थोड़ा सा अंश ले लेते हैं, एक सेपरेशन दे देते हैं कि हम पूर्ण मानव का अध्ययन नहीं कर रहे, बल्कि हम राजनीति विज्ञान में उसके राजनीतिक जीवन यानी उसके राजनीतिक क्रियाकलापों को ही हम केंद्रीय स्थान देते हैं कि मनुष्य राजनीतिक क्रियाकलापों में कितना सक्रिय है, उसे ही बोलते हैं मानव का राजनीतिक जीवन। इसे राजवेताओं ने अपने शब्दों में कुछ विशिष्ट रूप से लिखा है, उसे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है राजनीति विज्ञान में मानव का राजनीतिक जीवन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण
मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता, वरन राज्य संस्था के संदर्भ में मानव का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से ही राज्य का निर्माण होता है और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है। राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के अधिकार, उसके कर्तव्य तथा व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने वाले आधारभूत सिद्धांतों तथा लक्ष्यों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य में जो राज्य है वो नागरिकों से मिलकर बनता है। तो नागरिकों को रहने के लिए राज्य में कुछ सुख सुविधाएं होनी चाहिए जो प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को देता है। तो वो किस रूप में देता है? अधिकारों के रूप में। राज्य जब नागरिकों को अधिकार देता है तो नागरिकों से कुछ कर्तव्यों की भी अपेक्षा रखता है कि कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए जो नागरिकों द्वारा दिए जाए, पूर्ण किए जाए, तभी ये तालमेल बना रहेगा। तो राजनीति विज्ञान में मानव का राजनीतिक जीवन में राज्य नामक जो संस्था है वो व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्यों और उसके सर्वांगीण विकास के संबंधों को लेकर बना हुआ है कि हम मानव के संपूर्ण जीवन का नहीं बल्कि उसके राजनीतिक जीवन और राजनीतिक क्रियाकलापों का ही अध्ययन करते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों से सामंजस्य बना रहता है और व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है राज्य के लिए और राज्य कितना इम्पोर्टेंट है व्यक्ति के लिए, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है राज्य। कि राज्य क्या है और राज्य हमारे लिए क्या करता है। तो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य को यदि देखें तो जिस राज्य में आप रह रहे हैं वो राज्य आपके लिए बहुत ही अधिक कोशिश करता है कि जनहितकारी कार्य को अंजाम दे, लोक हितकारी कार्यों को वो करता है, जन कल्याणकारी कार्य वो करता है। तो वो कौन कौन से सामान्य कारण हैं? जैसे जल पूर्ति की वो व्यवस्था करता है कि जो पीने योग्य पानी है वो सभी को अच्छे से मिले, बिजली है, यातायात है, शिक्षा है, चिकित्सा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राज्य हमारे लिए व्यवस्था उनकी करता है। तो उसी राज्य के बारे में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि राज्य क्या है। कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास और समाज के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सर्वोच्च इकाई है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। गैटल ने भी अपने विचारों को इसी प्रकार से उद्घोषित किया है कि राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य क्या है, क्यों अस्तित्व में आया, कि मनुष्य के जीवन के लिए अस्तित्व में आया। क्यों जीवन के लिए आवश्यक है राज्य? क्योंकि मनुष्य का सर्वांगीण विकास राज्य नामक संस्था में रहने के बाद ही होता है। ऐसा विचारकों का मानना है कि राज्य ही वो सर्वोच्च इकाई है जिसमें मानव की सर्वोच्च उसके जो गुण है वो सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित हो सकते हैं। तो अरस्तु ने अपनी कोटेशन के लिए बताया कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। जीवन यानी मनुष्य का जीवन के लिए ये अस्तित्व में आया और ये जीवन केवल अभी वर्तमान तक ही नहीं बल्कि आगे तक ये आगे से आगे हस्तांतरित होता रहे। तो ये सद जीवन के लिए इसकी उपस्थिति बनी हुई है। और ऐसा ही गैटल ने भी अपनी कोटेशन में बताया कि राज्य कैसा था, मतलब उसमें जो कमियां रह गई उसे हम वर्तमान में दूर करते हैं। तो उसका तो हम ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, वर्तमान का हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं और भविष्य में और क्या क्या इसको खूबसूरत रूप से परीक्षित किया जा सकता है उसकी हम परिकल्पनाएं तय कर सकते हैं। तो ये राज्य
बेहतर से बेहतर बन सकता है। तीसरा जो भाग है वो है सरकार। तो सरकार के रूप में भी ये कहा जाता है कि राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही पूर्ण करता है। इसलिए सरकार के बिना राज्य किसी भी अध्ययन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। पहले धर्मतंत्र, फिर राजतंत्र, फिर कुलीन तंत्र और उसके पश्चात प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र स्थापित हो गया और सरकार के 3 अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे और वे हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अतः राजनीति विज्ञान में हम सरकार के अंग, उसके प्रकार, उसके संगठन और उसकी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं कि जिस राज्य की हम गुणगान कर रहे हैं कि राज्य ही वो सर्वोच्च इकाई है जिसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। लेकिन राज्य क्या है? अमूर्त है। हमने पहले पढ़ा है कि राज्य अमूर्त है, हमें दिखाई नहीं देता। उसका मूर्त रूप क्या है? सरकार है, जो हमें दिखाई देती है। और वही मूर्त रूप सरकार जो है वो अपने कार्यों का निष्पादन किस रूप में करता है, वह राजनीति विज्ञान का प्रमुख भाग है। तो जब राज्य की संप्रभुता, जब किसी राज्य को संप्रभुता देते हैं यानी कार्य करने की पूरी शक्तियां हम उसे प्रदान करते हैं, तो राज्य की संप्रभुता की अभिव्यक्ति सरकार के द्वारा होती है। और सरकार के द्वारा इस अभिव्यक्ति को पूर्णता कैसे मिलती है कि सरकार के 3 स्पष्ट अंग हैं और वो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जब अपने कार्यों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं तो जनता का जो जीवन है वो बेहतर से बेहतर बनता चला जाता है। तो राजनीति विज्ञान में सरकार के माध्यम से हम इन सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलावा राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। और इस तरीके से हमने ये 3 मुख्य बिंदु इसके पढ़ लिए। परंपरागत क्षेत्रों का जो विभाजन है न्याय संगत, उसके बाद हम 3 पॉइंट कल पढ़ेंगे।